Hello students, my name is Rohit Penulli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं। आज हम बच्चों अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं सरफेस केमिस्ट्री से, है ना। जैसे कि आप नाम ही सुन रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का, कि सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, कि वो केमिस्ट्री जो आप सरफेस पे देखेंगे, है ना। आप सपोज आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, तो हमें अब जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में सॉल्यूशन में बात की थी, तो हमने वहां पे सॉल्यूशन के अंदर बल्क में देखा था, चीजों को समझा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्यूशन है, सपोज कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, उसके सरफेस पे आप कई सारी चीजें आप सुनेंगे, है ना। कोई जैसे कि सपोज सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस के ऊपर कोई चीज, कोई पार्टिकल्स वहां पे आके बैठ गए, है ना। तो ये चीज क्या कहलाती है? सरफेस केमिस्ट्री में। यहाँ पे आप कई सारी जो टर्म्स है, जैसे कि एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन है ना, डिसॉर्प्शन है, सॉर्प्शन है, यही कई सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। साथ ही साथ फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर में हम कोलाइडल सॉल्यूशन की, है ना, कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। आपने क्लास 9th में भी कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 9th में आपके पास चैप्टर नंबर 2 में कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में वहां पे आपका दिया था। चैप्टर नंबर जो चैप्टर सॉल्यूशन है, वहीं पे आपने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जाना था, सस्पेंशन के बारे में, और साथ ही साथ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, जैसे कि मिल्क एक आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन है ना। यही कई सारी चीजें जानी थी। तो आज हम इसमें क्लास 12 में थोड़ा सा ब्रीफ में आप कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन में दो तरीके के क्या होते हैं, आपके पास मीडियम पाए जाते थे, जैसे कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, है ना। डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। और कोलाइडल सॉल्यूशन कई तरीके से क्लासिफाई होते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम के बारे में किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन है। तो यही सारी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, समझनी है ना। तो इसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो सरफेस केमिस्ट्री बच्चों क्या करती है, डील्स करती है उस फिनोमेना के साथ जो कि सरफेस पे होता है या कोई इंटरफेरेंस पे होता है। तो ये जो इंटरफेरेंस या सरफेस है, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? बाय सेपरेटिंग जो बल्क फेजेस है ना, जो बल्क फेसेस है उससे। जैसे कि आपके पास जब इंटरफेस होता है बिटवीन जैसे कि सॉलिड और गैस पे, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज आपके पास कोई सरफेस, सॉलिड सरफेस है, सपोज कोई सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए हैं, गैस मॉलिक्यूल, है ना। तो इस फिनोमेना को आप अगर आप दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो आप कैसे दिखाते हैं? हम ऐसे दिखाते हैं, सॉलिड डैश गैस। इसका मतलब क्या है? ये सरफेस फिनोमेना है, सरफेस केमिस्ट्री का एक पार्ट है। इसका मतलब क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड के ऊपर एक्यूमुलेटेड है ना। तो इस तरीके से आप क्या दिखाएंगे, अगर आपको शो करना है रिटर्न में, तो इस तरीके से हम दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी, कोई भी इंटरफेस होता नहीं गैसेस के बीच में एक्चुअल, है ना। जब अगर कोई भी पूरा दो सब्सटेंस अगर आपस में पूरी तरीके से क्या हो जाए, मिसिबल हो जाए, मिल जाए, तो वहां पे कोई भी उनके बीच में कोई इंटरफेस होता नहीं है ना। तो जो बल्क फेस है ना, जो बल्क फेस हम जनरली देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, वो कैसे होते हैं? आपके प्योर कंपाउंड हो सकते हैं या सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। इंटरफेस नॉर्मली क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपके किसी एक सरफेस एरिया पे जमे होंगे, थिक होंगे, बट उसका जो एरिया है वो डिपेंड करेगा उस पार्टिकल के साइज पे या बल्क फेस पे, किस तरीके से वो डिपॉजिट है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ना, जैसे कि कोरोजन हो गया, आपका इलेक्ट्रोड प्रोसेस हो गया, हेट्रोजिनस कैटलिस्ट हो गए, डिसोल्यूशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये सारे के सारे इंटरफेस पे पाए जाते हैं, है ना। तो जो सब्जेक्ट है ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, उसमें कई सारी एप्लीकेशन आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह में देखने को मिलती है, हमें एनालिटिकल वर्क में देखने को मिलती है, और डेली लाइफ सिचुएशन में भी सरफेस केमिस्ट्री के कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, जिसके एग्जाम्पल अभी हम आगे समझेंगे इसमें, है ना। तो
इस सरफेस स्टडी को पूरा समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके और अंदर जाके इन चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले जो इसमें टर्म आती है बच्चों, वो आती है एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। सबसे पहली टर्म क्या है, एडजॉर्प्शन। सबसे पहली जो टर्म सरफेस केमिस्ट्री में है उसका नाम क्या है, एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। कि एडजॉर्प्शन होता क्या है, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन क्या है तो मैं पहले बता देता हूँ एडजॉर्प्शन को, कि द एक्यूमुलेशन of molecular species, the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk, rather than in the bulk or liquid, ठीक है, इज नोन एज एडजॉर्प्शन, ठीक। एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रादर देन इन द बल्क और लिक्विड। क्या बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, सरफेस पे मिलेंगी, बजाय किसी बल्क में या लिक्विड के अंदर होने के बजाय वो आपको कहाँ पे मिलेंगी, आपको सरफेस में देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं कि क्या है, आपके पास क्या है, एक एक्टिवेटेड चारकोल है, ठीक, ये एक्टिवेटेड चारकोल है, ठीक है ना, सॉलिड होता है एक्टिवेटेड चारकोल, और इसके ऊपर क्या है, आप देख पा रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेटेड है, गैस के मॉलिक्यूल इसके ऊपर दिखाई आपको दे रहे है ना। तो ये वाला जो फिनोमिना है इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है ना। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं बच्चों, एडजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है ना। वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज या वो सब्सटेंस जो कि आपका कंसंट्रेट हो या एक्यूमुलेटेड हो सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट, है ना। ये जो आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एडजॉर्बेट, ठीक है ना। और जिसके ऊपर एडजॉर्बेट यानी जो मॉलिक्यूल्स जिसके ऊपर जिस सरफेस के ऊपर वो रहते हैं उस सरफेस का क्या नाम होता है, एडजॉर्बेंट। यानी जो एक्टिवेटेड चारकोल है इसका नाम क्या है, एडजॉर्बेंट, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज या वो सब्सटेंस जो कि कंसंट्रेट होते हैं या आपके किसी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं उसे एडजॉर्बेट कहते हैं, और जिस सरफेस के ऊपर वो मिल रहे हैं उसे आप क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट बोलेंगे, है ना। तो एडजॉर्प्शन में ये दो चीजें, दो जो टर्म्स है काफी इंपॉर्टेंट है। एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट होता क्या है, ठीक है। समझ आएगा आपको कि एक्चुअल में एडजॉर्प्शन है क्या, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि जो सरफेस है उसको हमने क्या बोला, एडजॉर्बेंट बोला, और उस सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हुए उसे आप क्या बोला, एडजॉर्बेंट, है ना। तो दो टर्म्स आपने समझी आपके एडजॉर्प्शन में, ठीक है ना। चलिए, कई सेवरल एग्जांपल्स हैं जो रिवील करते हैं कि जो सरफेस ऑफ सॉलिड है हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और रिटेन द मॉलिक्यूल ऑफ द फेस, जिसपे कि वो जिसके साथ वो कांटेक्ट में आते हैं, है ना। कई सारे डे टू डे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर कि जिसमें कि आपको ऐसा चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो एडजॉर्प्शन इसेंशियली क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। सॉलिड पर्टिकुलरली कोई भी आपका फाइनली डिवाइडेड स्टेट में कोई सॉलिड है, जैसे अगर आप उसको थोड़ा सा क्या करें, पाउडर्ड फॉर्म में लेके आए, है ना, उसका लार्ज सरफेस एरिया हो जाएगा पाउडर फॉर्म में लाने पे। सपोज कोई, जैसे कि आपके पास कोई मेडिसिन है ना, अब मेडिसिन है, उस मेडिसिन को अगर आप क्या कर, जैसे कि बच्चों को जब मेडिसिन खिलाते हैं, छोटे बच्चे को जब मेडिसिन खिलाते हैं तो उनको हम डायरेक्ट मेडिसिन नहीं देते, है ना। उसके कई सारे रीजन है डायरेक्ट मेडिसिन देने के। एक तो जब वो अगर डायरेक्ट मेडिसिन खा ले वो, तो एक तो उनके अंदर जाके वो पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होगी,
है ना। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि उस मेडिसिन का हम क्या करते हैं, पाउडर बनाते हैं, उसको तोड़ के पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं और देन फिर पानी के साथ मिलाकर उसको देते हैं। तो यहाँ पे ये करने का क्या मतलब है कि हम उसका क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, है ना, सरफेस एरिया। तो जितनी अगर आप उस सॉलिड सरफेस का यानी एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना जल्दी से वहां पे क्या होगा, आपका एडजॉर्प्शन होता है ना। अभी हम मेडिसिन की बात करेंगे तो वहां पे समझेंगे कि भाई कैसे एडजॉर्प्शन फिनोमेना वहां पे वर्क करता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास चारकोल हो गया, आपने चारकोल सुना होगा। आपने बहुत सारे आजकल जो फेस वॉश आते हैं उसमें आपने सुना होगा चारकोल के बारे में कि इसमें क्या पाया जाता है, चारकोल पाया जाता है ना। ठीक, और क्या आपने सिलिका जेल के बारे में सुना होगा, एल्यूमिना जेल, है ना। क्ले होता है आपके पास, कोलाइड्स होते हैं या मेटल्स जो कि फाइनली डिवाइडेड स्टेट में हो, ये सारे के सारे क्या करते हैं, गुड एड्सॉर्बेंट का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें गुड एड्सॉर्बेंट का काम कर रही है ना। तो एक एक करके हम डे टू डे एग्जांपल के तरफ चलते हैं कि भाई हमारी डे टू डे लाइफ में आपकी सरफेस केमिस्ट्री किस तरह से रोल प्ले करती है ना। तो जैसे कि आपने ये देखा है किसका, सिलिका जेल, ठीक है ना। ये क्या आपके पास सिलिका जेल है, सिलिका जेल, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, ये किसके हैं बच्चों, सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल के, है ना। तो आपने देखा होगा कि कभी भी जब भी आपके घर में कोई चीज आती है, कोई सामान आता है आपके घरों में, तो आपने क्या देखा होगा, स्मॉल पैकेट, एक छोटा सा पैकेट उस चीजों के अंदर, आप कोई भी चीज घरों में लेके आए तो उस बॉक्स के अंदर एक स्मॉल सा पैकेट आपने देखा होगा। वो जो स्मॉल सा पैकेट है उसका नाम क्या होता है, सिलिका जेल होता है ना। हर न्यू आइटम्स जो भी आप परचेज करते हैं आपको वहां पे देखने को मिलेगा। मेन पर्पस क्या है सिलिका जेल का, मेन पर्पस ये है कि वो क्या करते हैं, जो मॉइस्चर है उसको क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। ताकि जो वो जो आइटम्स है वो मॉइस्चर के कारण खराब ना हो, है ना, डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए हम सिलिका जेल उनके अंदर रखते हैं, है ना। अक्सर आपने अगर नहीं देखा होगा तो कोई भी आप नए आइटम लेके आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस तरह के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो सिलिका जेल है कि एक्चुअल में ये एक एड्सॉर्बेंट का काम करता है ना, एड्सॉर्बेंट का काम करता है। आपको पता है कि आपके पास रूम टेम्परेचर हो या कहीं हो, मॉइस्चर तो प्रेजेंट होता है ना, एयर में क्या है, मॉइस्चर है। तो ये सिलिका जेल क्या करते हैं, एड्सॉर्बेंट का काम कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, उस मॉइस्चर को क्या करेंगे, अपने सरफेस के ऊपर लेके आएंगे और उसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे सरफेस के ऊपर, जिस कारण से वो जो आइटम्स है उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। इसलिए ये जो छोटे छोटे टाइनी पैकेट्स है इन्हें हम ड्राइंग एजेंट भी बोलते हैं ना। ड्राइंग एजेंट क्या करते हैं, ड्राई कर रहे हैं, ड्राइंग एजेंट का काम कर रहे हैं, है ना। पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसा आप देखते हैं वॉशिंग मशीन में, जब आप क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े को ड्राइंग वाले सेक्शन में डालते हैं तो वो क्या करता है, वो मशीन चल रही है तो वो क्या करती है, सारा का सारा पानी उन जो वेट क्लोथ्स होते हैं उससे सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो भी क्या कर रहा है, एक सरफेस केमिस्ट्री के फिनोमेना पे वर्क करता है ना। तो आपको समझ आया कि सिलिका जेल। इसी तरीके से आपने पॉल्यूशन मास्क देखा होगा, है ना, ये जो आजकल कोविड में तो बहुत ही चला है ना, ये क्या है, पॉल्यूशन मास्क है। ठीक, अब ये पॉल्यूशन मास्क कैसे वर्क करता है ना, कि आपने देखा होगा जब आप पॉल्यूशन मास्क लगाते हैं तो उसमें आपने देखा कि उसमें कई सारे लेयर्स होते हैं फैब्रिक की, है ना। आपने सुना कई सारे मास्क आए थे आपके पास N95 इस तरीके से। तो होता क्या है कि उस मास्क में क्या होती है, काफी सारी डिफरेंट लेयर्स होती है फैब्रिक की, और हर लेयर के बीच में क्या होता है, एक्टिवेटेड कार्बन होता है, या कोई ग्रैन्यूल्स होंगे या कोई फिल्टर शीट होगी जो एक प्यूरिफायर का काम करती है ना। वो क्या करेगी, क्लीन एयर को हमारे नाक तक पहुंचने में मदद करती है, और जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स है उनको वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती है, उन डस्ट और स्मोक पार्टिकल को वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जिस वजह से वो डस्ट और स्मोक पार्टिकल हमारे नोस्ट्रिल में ना जा पाए, है ना। तो ये क्या काम करते हैं, पॉल्यूशन मास्क करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का फिनोमेना, कि वो क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, डस्ट और स्मोक पार्टिकल को वहीं रोक दे रहा है, अपने सरफेस के ऊपर लाके उसको एब्जॉर्ब कर दे रहा है, और जो फ्रेश एयर है उसे नोस्ट्रिल के अंदर पास करा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा। फिर आप एक और फिनोमेना देखते हैं जैसे कि मेडिसिन, ठीक है ना, मेडिसिन। तो मेडिसिन कैसे काम करती है सरफेस फिनोमेना के ऊपर, कि डिजीज को
क्योर करने के लिए, है ना। आपने देखा होगा कि कई सारे जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं, सपोज हमारे बॉडी के अंदर क्या है, डिजीज कॉजिंग जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो मेडिसिन क्या करती है, ये क्या करती है, उस डिजीज कॉजिंग जर्म्स को क्या करती है, डिपॉजिट कर लेती है अपने सरफेस के ऊपर, है ना, जो कि बाद में हमारी बॉडी से इजेक्ट हो जाते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेस, है ना। हमारी बॉडी से थ्रू नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं, वो इजेक्ट हो जाते हैं। तो मेडिसिन भी क्या कर रही है, एक सरफेस फिनोमेना के उसमें क्या करती है, बेस्ड होती है, ठीक है ना। तो ये आपने देखा। चलिए अगला है आपके पास क्या है, अगला हमारे पास है डीकलरिंग ऑफ मैटर, है ना, मैटर को डीकलर करना। हमारे पास कोई मैटर है, होता क्या है कि जो बहुत सारी एंटाइटीज होती हैं वो कंटामिनेटेड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। कई सारे सब्सटेंस है आपके पास, उसमें जब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी तो वो कैसा होगा, वो आपका साफ सुथरा नहीं दिखाई देगा, तो उसमें कई सारी जो इम्प्योरिटीज है वो प्रेजेंट होंगी। तो ये जो कंटामिनेशन है उससे उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर आप उस इम्प्योरिटी को हटा दें, इम्प्योरिटी को हटाने से क्या हो सकता है, उसका कलर एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास चारकोल सॉल्यूशन होता है, अगर आपने इस इम्प्योरिटी में क्या करा, चारकोल सॉल्यूशन डाला, अब आप देख पा रहे हैं कि इसने क्या कर दिया, उस इम्प्योरिटीज को नीचे जो बॉटम पे लेके आ गया, और बाकी जो आपके पास सॉल्यूशन है वो एकदम क्लीन हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन आपके पास ऑब्टेन हुआ, है ना। एकदम कैसा आया, क्लीन सॉल्यूशन आया, कलरलेस सॉल्यूशन आपके पास आया। तो इम्प्योरिटी डिपॉजिट हो गई या डिसॉल्व हो गई सॉल्यूशन के अंदर, उसने एंटाइटी को क्या कर दिया, डीकलर कर दिया, है ना, डीकलर कर दिया तो क्लीन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या आता है, सरफेस फिनोमिना का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल आपने देखा। तो ये कई सारे एग्जांपल्स हैं आपके सरफेस एडजॉर्प्शन के, है ना। अभी कोई जैसे कोई गैस है, ऑक्सीजन है आपके पास, कोई हाइड्रोजन है, कोई भी गैस है, अगर आप उसको क्या करें, किसी क्लोज्ड वेसल में ले, है ना, हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, कोई क्लोज्ड वेसल है, और इस क्लोज्ड वेसल में हमने क्या गैसेस ले रखे, हमने ऑक्सीजन ले सकते हैं हम, ठीक है ना, H2 ले सकते हैं, ठीक है ना, और आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक, आपके पास क्लोरीन गैस है, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, कोई भी गैस अगर आप क्या करें, इस क्लोज वेसल के अंदर ले, और इसमें क्या हो, क्या मौजूद हो, इसमें पाउडर्ड चारकोल, पाउडर्ड चारकोल, ठीक है ना। इसमें आपने क्या करा, पाउडर चारकोल डाला है, और इसके अंदर ये गैसेस हैं, कोई भी गैसेस है आपकी, है ना। तो देखा गया कि जो प्रेशर था गैस का क्लोज्ड वेसल में, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लोज वेसल में प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज होने का क्या मतलब है, सपोज आपके पास पहले खाली क्या था, खाली वेसल था, और आपने ये सब कोई भी गैस आपने इसमें पुट करी, ऑक्सीजन या H2CO आपने पुट करी, है ना। तो हमने देखा कि जो जो वॉल्यूम था गैस का इस वेसल में, काफी ज्यादा वॉल्यूम था, पूरे पूरे वेसल के अंदर में क्या थी, गैस फैली हुई थी, है ना। आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, है ना। तो पूरे कंटेनर के अंदर क्या थी, वो गैस आपके पास फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा, आपने पाउडर चारकोल उसके अंदर डाला, तो पाउडर चारकोल क्या किसका काम करेगा, एडजॉर्बेंट का काम करेगा, है ना, एडजॉर्बेंट का काम करेगा। ये क्या करेगा, तुरंत उन गैसेस को अपने सरफेस के ऊपर लाके एडजॉर्ब करेगा, जिस वजह से एक तो वॉल्यूम तो कम हो रहा है, साथ ही साथ आपका क्या हो रहा है कि जो प्रेशर है उस वहां पर उस क्लोज वेसल में जो प्रेशर है गैस का, वो डिक्रीज होने लग गया, है ना, वो डिक्रीज होने लग गया। आई बात समझ में आपको। तो गैस मॉलिक्यूल क्या होगी, चारकोल के सरफेस के ऊपर आई, यानी गैस मॉलिक्यूल चारकोल के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब्ड हो गई, इस वजह से वहां पे जो प्रेशर था उनका वो डिक्रीज हो गया, है ना। इसी तरीके से आपके पास क्या है, कोई ऑर्गेनिक डाई हो सकती है, ठीक है ना, या जैसे कि आप मिथाइलिन ब्लू ले सकते हैं, है ना, कोई ऑर्गेनिक डाई है, या आपके पास कोई एनिमल चारकोल आपने लिया, ठीक है ना, आपने क्या किया, एक एनिमल चारकोल लिया और उसमें क्या करा, एक ऑर्गेनिक डाई आपने उसमें डाल दी, ठीक है ना। उस सॉल्यूशन को फिर क्या किया, शेक किया, कंटेनर में हमने क्या किया, एनिमल चारकोल लिया है, ठीक है, एनिमल चारकोल, और इसके अंदर क्या, कोई ऑर्गेनिक डाई हमने डाल दी,
ठीक है, इसके अंदर क्या करा, कोई ऑर्गेनिक डाई हमने डाली और उसको फिर क्या शेक किया, देखा गया कि जो फिल्ट्रेट है आपके पास, जो इसमें आपने इसको शेक किया और शेक करने के बाद इसको फिल्टर किया, और फिल्टर करने पे आप क्या देख पाएंगे, आपको फिर आपने क्या किया, इसको ऐसे फिल्टर किया, है ना, फिल्टर किया आपने, तो सॉल्यूशन तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा नीचे, और इसके ऊपर क्या बचेगा, ये जो यहाँ पे बचेगा फिल्ट्रेट, है ना, जो आपके पास बच गया, जो अंदर इस फिल्टर पेपर से पास नहीं हुआ, वो जो यहाँ पे बच गया उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। तो फिल्ट्रेट आपके पास ऊपर बच जाएगा, ठीक है ना। तो फिल्ट्रेट देखा गया कि जो फिल्ट्रेट आपके पास आया वो कैसा था, कलरलेस, कलरलेस, ठीक है ना। ये आपने ऑर्गेनिक डाई कौन सी ली थी, मिथाइलिन ब्लू, क्या करिए, मिथाइलिन ब्लू आपने ऑर्गेनिक डाली। अब ये मिथाइलिन ब्लू है, आपको पहले ही दिख रहा है क्या है, ब्लू कलर की है ना। आपने एनिमल चारकोल में उसको डाला तो फिल्ट्रेट कैसा आया, कलरलेस आया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि उसने क्या किया, एनिमल चारकोल ने उसको एब्जॉर्ब किया, जिस वजह से उसका जो कलर है वो डी कलर करके उसको कलरलेस ऑब्टेन कर दिया आपके पास, ठीक है ना। तो जो मॉलिक्यूल ऑफ डाई है वो आपके एक्यूमुलेट हो गई ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल, जिस वजह से आपके पास ये हुआ, है ना। इसी तरीके से जो रॉ शुगर होता है ना, जो कच्चा गन्ना होता है रॉ शुगर, तो एक्वा सॉल्यूशन जो रॉ शुगर का जब उसको पास करते हैं हम एनिमल चारकोल के ऊपर, तो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो उसका कलरिंग सब्सटेंस है वो चारकोल क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है ना। आपने अक्सर, अगर आप चीनी लो, कुछ चीनी, और उसको एक फ्राई पैन के ऊपर आप उसको हीट करो, तो आप देखोगे वो जो चीनी है, व्हाइट कलर्ड की जो शुगर क्रिस्टल्स है वो ब्लैक हो जाएंगे, है ना। एक्चुअल में हुआ क्या कि उसने क्या किया, उसका सारा का सारा जो कलर था उसको डिकलर करके एब्जॉर्ब कर लिया। यही कारण आपका रॉ शुगर के केस में भी होता है कि जब रॉ शुगर को हम पास कराते, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने देखा कि आपके पास कई सारे जो फेस वॉश आते हैं, उन फेस वॉश में क्या प्रेजेंट होता है, चारकोल प्रेजेंट होता है ना। जब आप उसको क्या करते हैं, आप उस फेस वॉश से अपना फेस को आप धोते हैं, तो आपके फेस में क्या है, कई सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो चारकोल क्या करता है, उन डस्ट पार्टिकल को खींच लेता है, अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर पानी के साथ वो क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, उनको साफ किया जाता है। तो यहाँ पे चारकोल क्या कर रहा है, एब्जॉर्बेंट का काम कर रहा है, और वो जो डस्ट पार्टिकल हैं जो आपके फेस के ऊपर डिपॉजिट हुए थे वो एब्जॉर्बेंट का काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उस चारकोल के सरफेस के ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से ये चीजें होती है, ठीक है ना। तो ये कई सारी चीजें आपने देखी, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन के बारे में आपने समझी कि भाई एब्जॉर्प्शन होता क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो सारे एग्जांपल थे कि भाई जब सॉलिड सरफेस क्या करता है, किसी गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल को होल्ड करता है बाय वर्च्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अच्छा, एब्जॉर्ब सब्सटेंस को अगर आपने किसी सरफेस के ऊपर से हटाना है, तो वो जो टर्म होती है उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्ब सब्सटेंस को आपने हटाना, सपोज जैसे कि हमारे पास ये पीछे ये है, जैसे ये है आपके पास एब्जॉर्प्शन है, ठीक है ना। आपका क्या है, ये एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर ये गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ये फिनोमेना तो एब्जॉर्प्शन है। अब आपने इन गैस मॉलिक्यूल को इस एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस से क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये जो रिमूव करने वाला जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन, क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब बात करते हैं। अभी तक आपने बात करी एब्जॉर्प्शन के ऊपर, अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन, है ना। एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन है क्या, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन आपने काफी बार सुना है, एब्जॉर्ब, है ना, किसी चीज को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, सब आपने क्या किया, जैसे आप देखते हैं कि आपके पास स्पंज होता है, स्पंज, है ना, अगर आप उससे किसी सरफेस के ऊपर रब करेंगे, जैसे कोई वाटर है, तो उस वाटर को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन एक्चुअल में है क्या, मॉलिक्यूल एडहेर टू द सरफेस ऑफ मटेरियल। एब्जॉर्प्शन में तो मॉलिक्यूल आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर ड्रॉन इनटू द मटेरियल, उसके अंदर चले जाते हैं, बल्क में चले जाते हैं अंदर, मतलब किसी सरफेस के अंदर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन।
आई बात समझ में आपको? एब्जॉर्प्शन है क्या? एब्जॉर्प्शन क्या? एब्जॉर्प्शन तो आपने पढ़ा अभी कि जो भी मॉलिक्यूल्स आप किसी भी मटेरियल के सरफेस पे पाए जाएंगे वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है? कि मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो, मटेरियल के अंदर चले जाए, है ना, सरफेस पे ना रहे, अंदर बल्क में चले जाए या लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर चले जाए, उसको एब्जॉर्प्शन, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये थी बच्चों आपकी एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को लेके। अगर दोनों टर्म को साइमल्टेनियसली आप यूज करें, ठीक है ना, दोनों टर्म को अगर आप साइमल्टेनियसली यूज करें कि भाई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली दोनों टर्म को यूज करने पे, है ना, जो एक नई टर्म आपके पास आती है उसे हम बोलते हैं सॉर्प्शन। क्या कहते हैं? सॉर्प्शन, है ना। तो ये जो टर्म सॉर्प्शन है इज यूज टू डिस्क्राइब बोथ द प्रोसेस, दोनों प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास इस टर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन का इस्तेमाल हम करते हैं जब दोनों टर्म, किसी सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, एडजॉर्प्शन भी हो रहा हो, तो क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे हम? सॉर्प्शन टर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में है क्या। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। एक और एग्जांपल आप देख पाएंगे यहाँ पे, एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। कि एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल स्टिक टू द सरफेस ऑफ अदर फेस, है ना, दो फेस है आपके पास, एक आपके पास ये येलो कलर का फेस है और ऊपर आपके पास ब्लू कलर का फेस दिखाई दे रहा है। ये जो येलो कलर का फेस है, इस एडजॉर्प्शन के केस में हम इसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट बोलेंगे, इसे एडजॉर्बेट बोलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है, इस दूसरे फेस के सिर्फ सरफेस पे दिख रहे हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या है, पार्टिकल सोक इनटू द बल्क ऑफ अदर फेस, अंदर चले गए, उसके अंदर आपके पास सरफेस से भी अंदर जाके वो बैठे हैं, तो इसको बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, ये आपके पास एब्जॉर्प्शन होगा। फिर बात आती है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन की। भाई कि जो एडजॉर्प्शन है वो किस तरीके से होता है, क्या मैकेनिज्म है उसकी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एडजॉर्बेंट है ना, चारकोल, और एडजॉर्बेट मिथाइलिन ब्लू, जिसका एग्जांपल हमने पीछे भी लिया। तो हमने देखा कि एडजॉर्बेंट ने क्या किया, इस मिथाइलिन ब्लू के जो आपके मॉलिक्यूल्स है उसको अपने सरफेस के ऊपर लाके उसको चिपका दिया, है ना, एडजॉर्प्शन हुआ। तो एडजॉर्बेंट के जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आर नॉट सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर काइंड, है ना, दे हैव अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द सरफेस विच कैन होल्ड एडजॉर्बेट पार्टिकल। क्या कह रहा है कि एडजॉर्बेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स के आसपास उसके खुद के एटम्स से मॉलिक्यूल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। एक क्या होगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, जिस फोर्स के कारण ही वो जो एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं वो आके होल्ड रहते हैं वहां पे। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है इन दोनों के बीच में, क्या है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है जो इनको क्या करके रख रहा है, बाइंड करके रख रहा है एक साथ, है ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे मौजूद ना हो तो कैसे वो बाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना हो गया, है ना। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि भाई जो एडजॉर्प्शन है वो कई तरीके से होता है ना। एडजॉर्प्शन जो है वो कई तरीके से होता है, दो तरीके के एडजॉर्प्शन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो हमने यही बात करी कि भाई एडजॉर्प्शन अराइज होता है ड्यू टू द फैक्ट कि जो सरफेस पार्टिकल है एडजॉर्बेंट के वो आपके सेम इन्वायरमेंट में नहीं होते जैसे कि वो बल्क के अंदर है ना। एडजॉर्बेंट के अंदर जितने भी जो फोर्स लग रहे हैं पार्टिकल्स में वो म्यूचुअली बैलेंस है। क्या बोल रहा है कि एडजॉर्बेंट के अंदर जितने भी फोर्स लग रहे हैं मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में वो कैसे होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं एटम के द्वारा सराउंडेड वो अनबैलेंस फोर्स के द्वारा अट्रैक्टेड, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, है ना। तो ये जो फोर्स है एडजॉर्बेंट के ऊपर या उसके अंदर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एडजॉर्बेट पार्टिकल्स को स्टिक करने के लिए। अभी जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो कैसे इंक्रीज होगा, विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट मास, है ना। आप सरफेस एरिया को पर यूनिट मास जितना बढ़ाते चले जाएंगे, पर यूनिट मास यानी पर यूनिट मास समझ रहे हैं आप, एक पर यूनिट मास पे सरफेस एरिया को आप जितना इंक्रीज करते चले जाएंगे उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको। और कब होगा ये ऐसा, जब आप किसी भी गिवन टेम्परेचर या गिवन प्रेशर में ये चीज हम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो
अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एड्जॉर्प्शन को दिखाता है वो क्या है बच्चों, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि भाई एक्चुअल में हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है क्या। तो एड्जॉर्प्शन के समय, है ना, एड्जॉर्प्शन के समय क्या होता है कि देयर इज अ डिक्रीज इन रेसिडुअल फोर्स ऑन द सरफेस। जो आपका फोर्स है उसमें डिक्रीज आ रहा है, क्योंकि हमने बात करी कि अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा है, अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। इसलिए एड्जॉर्प्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस माना जाता है। एड्जॉर्प्शन क्या माना जाता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस आप समझते हैं जिसमें कि क्या होता है, हीट रिलीज हो रही है ना, हीट रिलीज हो रही है। एक्चुअल में देखा जाए तो सही बोल रहे हैं कि हीट रिलीज हो रही है। क्यों, तो आपने पीछे केमिस्ट्री में कई बार ही पढ़ा कि जब दो चीजें आपस में, सपोज जैसे कि दो चीजें आपस में जब जुड़ती हैं, मतलब बॉन्ड बनाती हैं, बॉन्ड से बात करते हैं, जब दो चीजें आपस में बाइंड होती है तो एनर्जी क्या होती है, उस टाइम रिलीज होती है ना। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज का मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी रिलीज का मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना ज्यादा क्या होता है, बॉन्ड मजबूत होता है ना। ये तो आपने पीछे पढ़ा भाई, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा उनके बीच का जो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड है, उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। अच्छा, जब किसी चीज को तोड़ना है, इस बॉन्ड को, सपोज इन दो एटम्स के बीच में, किसी भी एटम के बीच में बॉन्ड है, इसको आपने ब्रेक करना है, तो वहां पे हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वहां पे एनर्जी क्या आती है, रिक्वायर्ड होती है। वहां पे वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। वहां पे एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब। उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसे हम क्या कहते थे, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते थे। ठीक है ना, आई बात समझ में। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या डिफरेंस है, कि जब आप में क्या हो, हीट रिलीज हो, उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसे क्या कहता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। तो ये जो आपका एड्जॉर्प्शन है, एक्चुअल में क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही तो है, क्योंकि एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना उतना अच्छा उनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तभी तो ये जो मिथाइलिन ब्लू के जो मॉलिक्यूल्स है उतना अच्छा क्या करेंगे, आपके चारकोल के ऊपर यानी एड्जॉर्बेंट के ऊपर क्या जाके एब्जॉर्ब होंगे, है ना, उतने ज्यादा क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। तो ये कुछ बातें हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन के ऊपर, कि भाई ये एक्चुअल में होती क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन होती क्या है। ये चीजें होती है जिसमें कि हम हीट के टर्म में बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम हीट के टर्म में बात करते हैं कि एक्चुअल में हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है क्या, जो कि क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, तो जो आपके पास हमने बात करी, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन को लेके बात करी कि भाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच है एड्जॉर्प्शन का वो हमेशा नेगेटिव होगा ना। जो डेल्टा एच है एड्जॉर्प्शन का वो कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव। डेल्टा एच कैसा जाएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है ना, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा उसका, है ना। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। तो जब जब भी कोई गैस एड्जॉर्ब्ड होती है ना, कोई भी गैस एड्जॉर्ब हुई किसी सरफेस के ऊपर, तो जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है उसका मॉलिक्यूल्स का, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना। आपके पास क्या है, ये सरफेस है, इसके सरफेस के ऊपर क्या है, कोई मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए, है ना। तो जब भी कोई भी मॉलिक्यूल किसी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स का जो फ्रीडम है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। इन मॉलिक्यूल्स का जो फ्रीडम है ना, वो क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया, उनका रेस्ट्रिक्ट हो गया, यानी रुक गया, क्योंकि अब वो ज्यादा क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, है ना। अब वो क्या कर सकते, ज्यादा मूव नहीं कर सकते, तो रेस्ट्रिक्ट हो गया इनका फ्रीडम, है ना। तो रेस्ट्रिक्ट होने से क्या होता है कि जो अमाउंट होगा डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ गैस, है ना, उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, अमाउंट टू डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ गैस। एंट्रोपी आपको पता है, एंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एस से। क्लास 11 में आपने पढ़ा कि एंट्रोपी किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एस से। तो जब डेल्टा एस भी क्या होगा, नेगेटिव जाएगा, है ना। जो एंट्रोपी है वो भी कैसे जाएगी, आपके पास नेगेटिव आएगी। ठीक है ना, तो एंट्रोपी भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो एड्जॉर्प्शन एक्चुअल में है क्या, फिर वो कैसा होता है, डिक्रीज इन एंथैल्पी एज वेल एज डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। जब भी एड्जॉर्प्शन होता है, एक तो वहां पे
आपका एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है। एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं? एंथैल्पी यानी यहाँ पे हीट से बात कर रहे हैं हम, एच से, है ना। और डेल्टा एस यानी एंट्रोपी, दोनों के दोनों क्या होती है? नेगेटिव होती है। दोनों की दोनों कैसी हैं? नेगेटिव। किस प्रोसेस में? एडजॉर्प्शन प्रोसेस में, है ना। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस आप समझते जो खुद से हो रही है ना, ऐसी प्रोसेस जो खुद से, जैसे कि क्या हो रहा है, झरना आपने कभी देखा होगा, तो झरना ऊपर से नीचे को ही बहता है ना। तो स्पॉन्टेनियस खुद से होने वाला प्रोसेस है। कभी आपने देखा नहीं कि झरना ऊपर को बह रहा है, कभी नहीं। रिवर क्या होती है? हमेशा ऊपर से नीचे को बहती है। कभी आपने नहीं देखा कि रिवर नीचे से ऊपर को बह रही। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब हम बात करते हैं, क्या होते हैं? जो खुद से होने वाले प्रोसेस है, उस स्पॉन्टेनियस। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, सेल के अंदर आपके पास जो बैटरी होती है, बैटरी, है ना, रिमोट वगैरह में जो आप सेल लगाते हैं, तो वो सेल में वो सेल कैसे वर्क कर रहा है भाई? उस सेल के अंदर क्या केमिकल है ना, केमिकल है। वो केमिकल्स क्या करते हैं? आपस में खुद से रिएक्शन करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो खुद आपने तो कुछ नहीं किया ना, आपने तो क्या किया? रिमोट के अंदर सेल लगाए और छोड़ दिया उसको, फिर वो खुद वर्क कर रहा है। ऐसे जो प्रोसेस होते हैं, जो खुद से होने वाले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, और जो खुद से नहीं होते, जिनको आपको धक्का दे के कुछ कराना होता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। तो जो आपके पास क्या है कि भाई कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस हो, तो थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट उसके पास होती है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आना। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि भाई डेल्टा जी अगर नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी हमने क्या पढ़ा था? माइनस एन एफ ई नॉट, ये तो था हमारा डेल्टा जी, माइनस एन एफ ई, है ना। हम कहते हैं कि ये जो ई नॉट है हमेशा कैसा आना चाहिए? ई नॉट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। जब ये पॉजिटिव आएगा तो ही तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। अगर डेल्टा ई क्या आता? नेगेटिव आता था, तो नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देता था डेल्टा जी को। तो डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, है ना। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। उसके लिए जो डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा? जब आपके पास ये फिनोमेना आएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना, टी डेल्टा एस। तो भाई जब डेल्टा एच नेगेटिव हुआ और डेल्टा एस भी नेगेटिव हुआ, जब ये नेगेटिव हुआ तो ये वाली टर्म तो पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, आगे वाली टर्म नेगेटिव। तो फाइनली जो आंसर, मतलब जो वैल्यू आ रही वो नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ से हम बात करते हैं हाँ कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपने मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन के अंदर जानी। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने सरफेस केमिस्ट्री के फिनोमेना को जाना, है ना, समझा कि सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। उसके अंदर हमने सबसे मेन बात करी एडजॉर्प्शन को लेके कि एडजॉर्प्शन होता क्या है और एडजॉर्प्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, है ना, डिसऑर्प्शन क्या होता है, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में हमने डिफरेंस जाना, कई सारे एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करी एडजॉर्प्शन को, साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन की, एडजॉर्प्शन वर्क कैसे करता है, कैसा फिनोमेना है वो, ठीक है ना। ये सारी हमने बातें करी। अगले भाग में इससे आगे का लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।